खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझ है नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। कहने का मतलब है लेखक के अंदर बहुत पोटेंशियल है और उसकी जो चाह है, उसकी जो अरमान है, उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है, उसे आप नहीं रोक पाएँगे। इस तरह की डेडिकेशन की उम्मीद करते हैं हम आपसे और हम खुद से भी कि आपको जो लक्ष्य है, आपकी जो लक्ष्य है, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब पाने की उम्मीद है, उसकी जो है उसके लिए इस तरह का ही एक डेडिकेशन चाहिए, इस तरह की ही एक फ़ेथ चाहिए, आपके अंदर भी और हमारे अंदर भी। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश और आज के करंट अफेयर में जानेंगे कि कैसा रहा आईआईएससी का बैंगलोर का प्रदर्शन क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, इंस्टाग्राम पे कितने हो गए विराट कोहली के फॉलोअर्स और जानेंगे कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ने लिया है संन्यास। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर सेशन को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कहता है कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर मिताली राज हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। इन विच ईयर शी मेड हर फर्स्ट ओडीआई डेब्यू। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने किस वर्ष अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था? ऑप्शन नंबर ए 1983, बी है 1999, सी 2003 या डी है 2007। जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1999। तो 1999 में मिताली राज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की थी और अभी उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। काफ़ी उम्दा खिलाड़ी मिताली राज और काफ़ी समय तक, लंबे समय तक ये भारत की महिला टीम की कप्तान भी रही हैं। तो इन्होंने 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 232 ओडीआईस खेली हैं और 89 टी20 मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए और कैरियर 19 साल का रहा है। उन्होंने अपना पहला जो डेब्यू है वो किया था सन 1999 में और ये आयरलैंड के खिलाफ मैच था जिसमें उन्होंने 114 रन बनाए थे। टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया 2001-2002 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लखनऊ में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज हाइक्ड की रेपो रेट टू व्हाट परसेंट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन नंबर ए 4.9%, बी 4.5%, सी 4.4% या डी 4.8%। जान लेते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4.9%। तो पहले ये रेट कितना था? पहले रेट था 4.4% और अब हो गया 4.9%, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का मतलब ये होता है कि एक बेसिस पॉइंट जो होता है वो बेसिकली 1.1 मतलब रेपो रेट के इसमें आता है। तो रेपो रेट होता क्या है और ये क्यों बढ़ाया जाता है, तो उसको समझते हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिसे आरबीआई जो है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है, यानी कि सभी जो भारत में जितने बैंक हैं उनका मुखिया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बाकी बैंकों को लोन भी देता है। ठीक है, तो जिस रेट पे लोन देता है उसी को कहते हैं रेपो रेट। अब देखो, अगर रेपो रेट क्या हो रहा है, अगर बढ़ रहा है, यानी कि जो लोन देने का जो इंटरेस्ट रेट है बैंक को आरबीआई जो है वो बढ़ा रहा है अपना, तो बैंक भी क्या करेंगे, अब हायर रेट पे क्या देंगे, लोन देंगे अपने लोगों को, अपने जो उनके कस्टमर्स हैं उनको। ठीक है, तो ये लोन अमाउंट बढ़ गया तो ये लोन अमाउंट भी बढ़ जाएगा। अब जो ये लोन अमाउंट बढ़ गया तो लोग क्या होगा, लोन कम लेंगे, खर्च कम करेंगे और जब खर्च कम करेंगे तो क्या होगा, महंगाई घटेगी। महंगाई भी अपने चरम पर है और महंगाई घटाने के लिए जो रेपो रेट को बढ़ाया गया है। अब आप पूछोगे रेपो रेट को बढ़ा से अगर महंगाई की घट जाती है तो इसको बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा देते हैं, तो वहाँ भी हम फंस जाएंगे। वहाँ आ जाएगा क्या, वहाँ आ जाएगा हमारा मंदी का दौर। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा रेपो रेट ही बढ़ गया तो क्या वो सामान ही नहीं लोग तो खरीद खरीद पा रहे हैं, सामान ही नहीं खरीदे तो बिजनेस ही नहीं हो रहा मार्केट में, और मार्केट में बिजनेस हो नहीं रहा है तो क्या होगा, फिर से हम आ जाएंगे मंदी के दौर में, डिप्रेशन में आ जाएंगे और नौकरियां लोगों की जाने लगेंगी। तो इसलिए एक बैलेंस बना के चलना होता है और आरबीआई का काम यही है कि बैंकों को रेगुलेट करके एक बैलेंस बना के चलना मार्केट में, कि इस तरह से मार्केट चलेगा तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो ये आरबीआई का काम होता है। तो इसको जो रेगुलेट करता है रेपो रेट को, रिजर्व रेपो रेट को, इन चीज़ों को बढ़ा घटा के आरबीआई जो है वो इन चीज़ों को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है कि हमारी ईएमआई जो है वो भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये दूसरा हाइक है, इससे पहले भी क्या हो गया था, हाइक दिया गया था और लगातार 2 हाइक मिल रहे थे। तो आप देख लो महंगाई जो बढ़ रही है उसको ये रेगुलेट करने के लिए ये आरबीआई का कदम है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन फोरकास्ट को भी बढ़ा दिया गया, महंगाई दर को भी बढ़ा दिया गया कि 6.7% जो है वो इन्फ्लेशन का दर होगा और पहले ये जो उनका प्रोजेक्शन था ये 5.7% था, यानी कि महंगाई भी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो महंगाई बढ़ती है तो रेपो रेट घटता है, ये आप बेसिकली मोटा मोटी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड
बीच विजिल ऐप टू कीप एन आई ऑन बीचेस। समुद्री तटों पर नजर रखने के लिए किस राज्य सरकार ने बीच विजिलेंस ऐप शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है गोवा, सी है कोलकाता या डी है गुजरात। कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल होना चाहिए था बेसिकली यहाँ पे, बट वही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो गोवा में क्या हुआ है कि बीच विजिल ऐप की शुरुआत की गई है। तो इस ऐप का काम क्या होगा? ये बेसिकली टूरिस्ट के लिए है कि जो टूरिस्ट हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। अगर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, इससे अलर्ट जारी हो सकता है। और क्या होता है कि इसे लॉन्च किया है कौन किन्होंने? सीएम जो गोवा के हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसमें काम क्या है कि जो इलीगल हॉकर्स होते हैं या इलीगल जो मसाज सेंटर्स होते हैं, तो इनका प्रचलन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको रेगुलेट करने का भी ये काम करता है कि हाँ, अगर इन चीज़ों में लोग फंस रहे हैं इलीगल कामों में तो और टूरिस्ट जो है इलीगल चीज़ों में अधिक फंस रहे हैं, उन्हें पता नहीं मतलब नहीं होता। कोई विदेशी पर्यटक हुआ अक्सर काफ़ी सारे आते हैं, तो उन्हें अगर पता नहीं होता है कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें नहीं सही हैं, तो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को संभालने के लिए, उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और बचाने के लिए जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम क्या है? बीच विजिल ऐप, गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे याद रखें, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सवाल संख्या 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग accreditation body has become first accreditation body in the world to have its very own office space in the metaverse? निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता निकाय मेटावर्स में अपना स्वयं का कार्यालय आरक्षित करने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय बन गया है? अब ऑप्शन क्या क्या है? ए एनबीए, बी एनसीटी, सी एनसीआरटी और या डी एआईसीटीई। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एआईसीटीई। एआईसीटी यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटी काम क्या होता है? ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं भारतवर्ष में, उसको ये मान्यता देता है। वहाँ पे इंस्पेक्शन करता है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसका सिलेबस सही दिशा में है कि नहीं, वहाँ पे जो इक्विपमेंट सही दिशा पे है कि नहीं, ये सब वो देख के जो कोई भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसे एक्रेडिटेशन मिलता है एआईसीटीई की, और तभी उस इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री की एक मान्यता होती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं मेटावर्स या जो है वहाँ पे वो किस तरह से लागू लागू हुआ है। तो पॉलीवर्सिटी जो है इस नाम का जो एक बेसिकली मेटावर्स यूनिवर्सिटी वहाँ पे खोला गया है, और इसकी इनॉग्रेशन की है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि मिनिस्टर हैं एजुकेशन के और स्किल डेवलपमेंट के भारत सरकार में। तो इस मेटावर्स में क्या है कि एक बेसिकली डिजिटल इन्वायरमेंट जो है बेसिकली बनाया जाएगा, और इसमें दो तरह की जो चीज़ें होती है, एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी और एक होता है वर्चुअल रियलिटी। दोनों को इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है ऑगमेंटेड रियलिटी में कि ये जो आसपास जो आपकी जो डिवाइस है उस पे लिए आपको एक वर्चुअल जो है वो रियलिटी क्रिएट कर देता है। ठीक है। और जो वीआर है विजुअल रियलिटी क्या है, एक 3D आपके लिए एक माहौल तैयार कर देता है। एक वर्चुअल एक आपको ग्लासेस एक तरह का आता है, यहाँ आप देखो इस तरह ग्लासेस आता है, तो ये वर्चुअल रियलिटी का एक माहौल पूरा क्रिएट कर देता है कि हाँ, आपको लगेगा कि मैं उसी जगह पर हूँ। आप कहीं भी घर में बैठे हुए हो, आप चाहो कि आपको गोवा घूमना है, कोलकाता जाना है, दिल्ली जाना है या इवन पेरिस ही जाना है, तो क्या करोगे कि आपने इस तरह का एक माहौल एक मेटावर्स में पहुँच गए, तो आपको लगेगा कि आप वहाँ पे पहुँचे हैं। आप एकदम से जो है वो पेरिस में वहाँ पे आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं। इस तरह का माहौल बनाया जा सकता है मेटावर्स के थ्रू। तो एआईसीटीसी ने एक मेटावर्स के थ्रू अपना एक ऑफिस भी क्रिएट किया है। तो ऑफिस भी क्रिएट हो सकते हैं आप। ऐसे वर्क फ्रॉम होम का दौर आया था, तो अगर मान लीजिए बहुत साल बाद इस तरह का कोई दौर आता है, तो क्या होगा कि तो ईच मेटावर्स के थ्रू ये और आपके लिए आसान हो जाए कि आप आराम से आप देखोगे कि आप तो घर पे ही बैठे रहोगे, आपको कलीग जो है आपके बगल में बैठा हुआ है। इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा सकता है मे बी आगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब बात करें एआईसीटीसी की चेयरमैन पर्सन की, तो वो भी जान लेते हैं कौन है। वो है प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे। ठीक है। सहस्त्रबुद्धे जब सुन के आपको याद आता होगा वो थ्री इडियट्स वाले जो सहस्त्रबुद्धे थे उनका नाम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 5 कहता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट द आयरन मैन ट्राइथलॉन? द आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? ऑप्शन क्या क्या है? श्रेयस जी हुजूर, बी राहुल त्यागी, सी सुशील चंद्रा या डी अपूर्व ओझा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेयस जी हुजूर। तो श्रेयस जी हुजूर ने इतिहास बनाया है। इन्होंने क्या किया है कि इंडियन रेलवे के पहले ऑफिसर हैं जिन्होंने आयरन मैन ट्राइथलॉन को जो है कंप्लीट किया है। अब आयरन मैन ट्राइथलॉन होता क्या है? तो ये जर्मनी में होने वाला बेसिकली इवेंट होता है, और ये टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट इवेंट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करना है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है और 42.2 किलोमीटर जो है दौड़ लगानी है। तो आपने किसी किसी मूवीज में इस तरह का देखा होगा
एक मूवी आई थी आमिर खान की, जो जीता वो सिकंदर, वहाँ पे इसी तरह की कंपटीशन की गई थी। और कुछ साल पहले एक मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर करके, तो वो भी कुछ इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट था। वहाँ पे मतलब खेल कूद के साथ डांस गाना भी होता था। ठीक है, तो वो सारा कुछ मिला के एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर को डिक्लेयर किया जाता था। तो वैसा ही एक यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, इस कंपटीशन था। तो उसको कंप्लीट करने वाले वो पहले भारतीय इंडियन रेलवे के पहले ऑफिसर बने हैं। कौन? श्रेयस जी हुजूर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर स्विमिंग किया होगा इन्होंने, 180 किलोमीटर साइकिलिंग की होगी, 42.2 किलोमीटर रनिंग की होगी। ये सारा कुछ इन्होंने कंप्लीट किया होगा एक दिन में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जर्मनी की हैम्सबर्ग में इवेंट होता है, तो ये भी जानना जरूरी है। 13 घंटे 26 मिनट में उन्होंने इतना कुछ जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 6 कहता है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 200 मिलियन फॉलोअर्स मार्क ऑन इंस्टाग्राम। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स को आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, बी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, या डी अरविंद केजरीवाल। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली की इंस्टाग्राम पे हो गए हैं 200 फॉलोअर्स। और अगर बात करें स्पोर्ट्स स्टार्स की, तो उनमें इनका नाम तीसरे स्थान पे आता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले स्थान पर आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के मशहूर खिलाड़ी। और जो दूसरे स्थान पर वो आते हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। ठीक है, तो दो फुटबॉल के स्टार्स के बाद विराट कोहली का नाम आता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम पे जो इनके विश्व भर में प्रशंसक हैं वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप सब इससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे। तो इंस्टाग्राम पे जो है समय आप, मैं ऐसा करो थोड़ा सा लिमिटेड यूज़ करें, और जब देखें तो सही चीज़ों को देखें। और जो आलतू-फालतू की चीज़ें होती हैं कुछ भी, उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि अपना फ़ोकस क्या है, एग्ज़ाम पे है। एग्ज़ाम निकाल लेंगे फिर क्या है, जो मन सो करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि व्हिच स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग द लार्जेस्ट स्टेट इन द 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, ऑप्शन है गुजरात, बी महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु, या डी है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो जो बड़े राज्यों की सूची होती है उसमें शीर्ष पर है। किस मामले में? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फूड की सेफ्टी है वो सबसे अच्छी है, जो खाना जो मिलता है वो सबसे सेफ है, और सब जो अवेलेबिलिटी है उसकी वो अच्छी है। तो इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो था 7 जून को, उसके दिन हुई। और इसका जो थीम था 2022 का, वो भी याद कर लें, सेफर फूड बेटर हेल्थ। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसको रिलीज किया है। ये चौथा स्टेट फूड इंडेक्स, यानी कि पिछले 3 साल से हो रहा है, पिछले 4 साल से हो रहा है, अब ये चौथी बार इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया। हर साल ये लॉन्च किया जाता है। तो 2018-19 में इसको शुरुआत की गई थी, और इसका एम क्या था कि एक पॉजिटिव कंपटीशन बनाना सभी राज्यों के बीच में, जो जो इनका एम रहे कि खाद्य सुरक्षा को कैसे हम मेंटेन करें, जो भोजन जो मिल रहा है वो हर लोगों तक पहुंचे, और सुरक्षित से भोजन पहुंचे, साफ भोजन पहुंचे। ठीक है, तो उसकी बात की जाती है फूड सेफ्टी डे के दिन। तो जो बड़े राज्यों में उसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है, और छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया है। इसका मणिपुर और सिक्किम का नंबर आता है। अगर यूनाइटेड टेरिटरीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो टॉप पे रहा है। दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब टॉप पे रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले पे रहा है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, दिल्ली दूसरे पे रहा है, चंडीगढ़ तीसरे पे रहा है। ठीक है, तो इस इंडेक्स से सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि कौन बड़े राज्यों में कौन किसने जीता है, छोटे राज्यों में किसने जीता है, यूनियन टेरिटरीज में किसने जीता है टॉप पोजीशन। ठीक है, कौन से राज्य ने जीता है टॉप पोजीशन। ठीक है, और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। मिनिस्टर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, किसी किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाते हैं, तो आप ये सब चीज़ें भी साथ साथ नोट करते चले, मेंटेन करते चलें, और पढ़ते चले। तो रोज पढ़ो करंट अफेयर, तो यही फायदा होगा। एक चीज़ पढ़ने जाओगे 10 चीज़ें और समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। और उस जो फ्लो में होता है ना, उस फ्लो में आपको चीज़ें याद भी हो जाती है। आप एक रात पहले पढ़ने बैठोगे, कुछ नहीं याद होगा, और दिमाग में बस स्ट्रेस आएगा। तो अगर अच्छे से पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, और रोज जो करंट अफेयर की वीडियो है उसको फॉलो करनी है अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 8 पे आते हैं। ये कहता है कि इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल इज नाउ ऑपरेशनल। वेयर इज इट लोकेटेड? भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल अब चालू हो गया है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, बी है बेंगलुरु, सी हैदराबाद, या डी है रायपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या है? भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन को खोला गया है। इसकी बात करें तो
ये है भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर, बहुत बड़े इंजीनियर थे, भारत रत्न इन्हें मिल चुका है। और इन्होंने कई सारी चीज़ें बनाई जिनके लिए इनका नाम पूरे देश में फेमस हुआ, और इनका जो एम था एक नए टेक्नोलॉजी को बनाना था। इनके बर्थडे को ही सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियर्स डे के रूप में, नेशनल इंजीनियर्स डे इनके बर्थडे को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इनका बर्थडे और नेशनल इंजीनियर्स डे, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कई सारे इस जो रेलवे स्टेशन में कई सारे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हैं। स्टेट ऑफ आर्ट का कहने का अर्थ होता है कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। पार्किंग, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, क्लीन वाटर जो रिसाइकलिंग होती है, ये चीज़ें भी दी हुई हैं कि जो इको फ्रेंडली भी इस तरह का जो स्टेशन है वो उसको मेंटेन करने की, उसको बनाने की बात की गई है, ठीक है। बहुत अच्छे वेटिंग रूम्स हैं, वीआईपी लॉन्जेस हैं, ठीक है। आईआरसीटीसी का फूड कोर्ट है, और इसमें स्पेशलाइज्ड पार्किंग वगैरह की भी व्यवस्था है, ठीक है। तो सर मैसूर टर्मिनल बेंगलुरु में नया स्टेशन खुला है, और ये सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट इज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट एज पर द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी अहमदाबाद, या डी आईआईएससी बेंगलुरु। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईएससी बेंगलुरु, और इसने सभी आईआईटीज आईआईएम्स को पछाड़ के ये उपलब्धि हासिल की है। तो 2023 की जो रैंकिंग जारी हुई है, वर्ल्ड रैंक इसकी 155 है, तो जो कि एक मैं समझूंगा कि एक अच्छी बात है नहीं, कि जो हमारा जो टॉप है वो दुनिया में 155 नंबर पर, हमारा टॉप जो है दुनिया में टॉप 10 में तो रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आईआईटीज की बात करें तो सारी आईआईटीज से आगे निकल गया है। सबसे टॉप पर जो इस लिस्ट में नाम आता है, अगर वर्ल्ड की बात करें तो एमआईटी का नाम आता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम आता है, जो कि अमेरिका में, यूएसए में है, ठीक है। और ये 11 साल से इस लिस्ट में टॉप कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इस पे सेकंड प्लेस पे आया है। अगर हम बात करें आईएससी की, ठीक है, ये जो खबर है आईएससी के बारे में, आईएससी बेंगलुरु के बारे में है, तो इसने एक काफ़ी बेहतरीन बात की है, काम किया है कि एक कैटेगरी होती है। अब जैसे कि कोई भी रैंकिंग जारी हो रही है, तो सिर्फ एक बात पर जारी नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे जो मानक होते हैं उसको देखे जाते हैं, कौन से मानक पे जो यूनिवर्सिटी है वो खड़ा उतरा है कि नहीं। तो इनमें से एक मानक है जिसका नाम है साइटेशन पर फैकल्टी, मतलब कि पर फैकल्टी जो है क्या किस तरह की जो एकोमोडेशन यूनिवर्सिटी में वो की गई है। तो इसमें जो है वो आईएससी बेंगलोर ने पूरे विश्व में टॉप किया है। तो रैंकिंग टॉप ने किया है, इसको अच्छे से समझिएगा। जो रैंकिंग की एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है उसमें आईआईसी बेंगलुरु ने टॉप किया, उस कैटेगरी का नाम क्या है? साइटेशन पर फैकल्टी, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईआईसी ने कौन से कैटेगरी में टॉप किया था, किसमें? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ओके। तो ये रैंकिंग जो है हर साल जारी होती है, और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग आती है वर्ल्ड में, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रह रहे उसको, उस रैंकिंग को ये देखता है, ठीक है। और एग्जाम में इसके बारे में सवाल तो आता ही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 10 कहता है कि ऑन विच नेशनल हाईवे ए न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय मेकिंग 75 किलोमीटर ऑफ रोड इन अ सिंगल लेन इन 105 आवर्स एंड 33 मिनट्स। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर सड़क को 105 घंटे और 33 मिनट में बनाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए एनएच 53, बी एनएच 44, सी एनएच 27, या डी एनएच 30। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एनएच 53। एनएच 53 ये नाम याद रखें, और क्योंकि इस रोड ने बनाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि इसे काफ़ी सबसे कम समय में इसे बना लिया गया है। इसकी घोषणा की थी खुद यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के जो मिनिस्ट्री हैं हमारे नितिन गडकरी साहब, इन्होंने खुद जो है इस बात की घोषणा की है कि ये जो एनएच 53 है इसने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसकी बात करें तो 75 किलोमीटर का जो टोटल सिंगल लेन है वो बेसिकली इक्विवेलेंट होता है किसके बराबर? 37.5 किलोमीटर ऑफ टू लेन पेव्ड सोल्जर रोड के बराबर होता है। मतलब जो रोड का एक टाइप होता है उसके 35.7 किलोमीटर जो होता है वो 75 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे के बराबर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसका काम शुरू हुआ था 3 जून को, और 5-7 जून को इसका काम जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो इतने ही कम समय में इतनी बड़ी सड़क को है वो बना लिया गया, तो बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, और एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे तो एक तो एन एस 53 है, और आप बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि भारत की जो सबसे बड़ी हाईवे है वो कौन सी है? अपने स्टैटिक जीके की जो हमारी क्लासेस आती हैं हर वीक, उसमें इसका जिक्र किया जाता है कि एन एच 53 जो है वो, सॉरी एन एच 53 को जिक्र भी किया, एन एच 44 जो है वो सबसे बड़ी हाईवे है। तो स्टैटिक की क्लासेस को आप रेगुलर फॉलो करें, वहाँ से आपको काफ़ी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साथ साथ जो डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशन
ज़रूर मिल जाते हैं। तो ये वीकली क्लास होती है और एक तरफ से जो बेहतरीन क्वेश्चन उनका निचोड़ यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ आप सरकारी परीक्षा की यूट्यूब चैनल को ज़रूर फ़ॉलो करें क्योंकि वहाँ पे आ रहा है बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ेज़ और रीट की वीडियो सीरीज़ आ रही है जहाँ पे आशु मैम हैं हमारी, वो सीटीपी पढ़ाती हैं एंड शी इज़ रियली गुड। तो जो भी आप या आपके दोस्त, साथी दोस्त जो भी रीट की तैयारी करते हैं, राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें आप ज़रूर रिकमेंड करें कि जो रीट की जो सीटीपी की क्लासेस हो रही हैं और रीट की इंग्लिश की भी क्लासेस हो रही हैं मोनिका मैम के द्वारा, दोनों क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं, आप उनको ज़रूर फ़ॉलो करें। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट में लिखिए आप किस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, किस तरह के अन्य वीडियो सीरीज़ आप देखना चाहते हैं। साथ ही साथ सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा कि जो भी सरकारी परीक्षा पे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ सीरीज़ आएँगी, वीडियोज़ आएँगी, इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस आएँगी, उन सब की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएँगी। तो साथ ही साथ आप हमें ज़रूर फ़ॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हमारे, जहाँ पे आपको इन सारे अपडेट्स भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ कई सारे मनोरंजक इन्फॉर्मेशंस भी मिलते रहते हैं और तो इसको ज़रूर फ़ॉलो करें, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। साथ ही साथ करंट अफ़ेयर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उस क्विज़ को भी आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। क्विज़ अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। रोज़ आपने 10 क्वेश्चन देख लिए, 10-12 क्वेश्चन देख लिए, तो आपकी क्या होगी, आप रोज़ 10 क्वेश्चन सीख रहे हो, रोज़ कुछ नया सीख रहे हो, तो यही सीखते, सीखते, सीखते आप एक दिन बहुत कुछ सीखते रहोगे। जो पढ़ाई हो, कंसिस्टेंसी की बात होती है। कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर एक दिन पढ़ने का प्रेशर आप ले लोगे तो फिर हेल्थ पे असर पड़ता ही है और जो पॉसिबिलिटीज़ है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए, कंसिस्टेंट होके पढ़िए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख़्याल रखिए। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।